हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। सो दिस इज़ द थर्ड वीडियो फ्रॉम BL ग्रोवर। अगर आपने आगे के दो वीडियोस को नहीं चेकआउट किया है तो आप चेकआउट कर सकते हैं इन द मॉडर्न हिस्ट्री सेक्शन ऑफ द प्लेलिस्ट। अभी ये आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं फॉरेन इन्वेजन्स फ्रॉम नॉर्थ वेस्ट। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे नादिर शाह के इन्वेजन को, जो कि 1738-39 में इन्होंने इन्वेड किया। तो इसके पीछे का कारण राइटर बताते हैं कि जनरल डिटीरियोरेशन था जो कि मुगल एडमिनिस्ट्रेशन में आया, और ये बहुत ही आम तौर पर देखा जा सकता था नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर के डिफेंस मैनेजमेंट में। जब औरंगजेब राजा थे तो उन्होंने काफ़ी विजिलेंट तरीके से नॉर्थ वेस्ट को देखा, उसके डिफेंस को देखा, और इस हिस्से में जितने मुगल प्रोविंस होते थे उनको काफ़ी स्ट्रिक्ट कमांड के अंदर रखा। मुगल जो प्रोविंस थी काबुल की, वो बहुत अच्छे से एडमिनिस्टर की गई। लोग रेगुलरली टैक्स दिया करते थे, और जो जनजाति वाले लोग थे, ट्राइबल पीपल थे नॉर्थ वेस्ट के, उनको काफ़ी शांत रखा गया सब्सिडी दे करके। रेगुलर टाइम पर उनको सब्सिडी दिया जाता था। रोड जो है नॉर्थ वेस्ट से इंडिया का, ये प्रॉपरली कनेक्टेड हुआ करता था। कांस्टेंट और ब्रिस्क कम्युनिकेशन था। ब्रिस्क यानी कि फास्ट, तो काफ़ी फास्ट कम्युनिकेशन था पॉलिटिकल इंटेलिजेंस का। इसके अलावा हम क्या देख सकते हैं कि काबुल और दिल्ली के बीच में बहुत अच्छा कनेक्शन मेंटेन्ड था। लेकिन जब प्रिंस मुअज्जम, जो औरंगजेब के सबसे बड़े बेटे हैं, जो बहादुर शाह भी जिन्हें हम कह रहे हैं, तो बहादुर शाह जब 1707 में जब औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है, तो जब बहादुर शाह जो है वो काबुल के पहले गवर्नर हुआ करते थे, तो जब वो वहाँ से निकलते हैं काबुल और गजनी से, तो यहाँ पर जो एडमिनिस्ट्रेशन है काबुल और गजनी में, ये काफ़ी बर्बाद हो जाती है, यूजलेस सी हो जाती है। और जनरली क्या होता है, एक रॉटननेस आ जाती है वाइटैलिटी में। मतलब नॉर्थ वेस्टर्न हिस्सा जो है ना, उसको कहीं ना कहीं, अगर ये एम्पायर है तो इसका नॉर्थ वेस्ट हिस्सा कहीं ना कहीं भूल गए लोग, इग्नोर कर दिया, ठीक है। और क्या होता है, जॉबरी करप्शंस, मतलब करप्शंस होता है, ठीक है, केयरलेसनेस होता है। जैसा करप्शन और केयरलेसनेस जो कि गुजरात और मालवा में देखा गया, जिस वजह से गुजरात और मालवा में रेगुलर मराठा के रेड और अटैक्स पड़ने लगे, सिमिलर जॉबरी, करप्शन और केयरलेसनेस हमें नॉर्थ वेस्ट में दिखने लगा, जिससे नादिर शाह को ये हिम्मत मिलती है कि नॉर्थ वेस्ट तो बहुत ही नेग्लेक्टेड एरिया है, यहाँ पर तो कंप्लीट करप्शन है, तो यहाँ आकर अटैक किया जा सकता है। गुलाम हुसैन, जो कि एक ऑथर हैं, सियार उल मुताखिरीन नाम के एक बुक के ऑथर हैं, तो इन्होंने ऐसा लिखा है कि इनकेपेबल वाइस रॉयज वेर अपॉइंटेड बाय फेवरेटिज्म, कि राजा को कुछ पैसे दे दिए, राजा के फेवरेट बन गए, उन्हें मक्खन लगा दिया, तो उन्होंने जो है अपॉइंट कर दिया। गैरिसन यानी कि सोल्जर के सप्लाई को बिल्कुल नेग्लेक्ट किया गया नॉर्थ वेस्ट में, जबकि आपका ये बाउंड्री एरिया है, तो आपको प्रॉपर सोल्जर्स को अवेलेबल कराना होगा कि बाहर से अगर अटैक होता है तो उसको जो है प्रॉपर फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस मिल सके। ट्राइबल सब्सिडीज जो है ना, उसको विदहेल्ड कर लिया गया है, ट्राइबल लोगों को सब्सिडी नहीं मिल रही। अब वो लोग तो ऐसे में क्या होगा कि वो लोग जो है दे विल काइंड ऑफ रिबेल, तो रिबेलियन से क्या होगा कि आपका इंटरनल डिस्टर्बेंस भी क्रिएट हुआ, बाहर से तो लोग खैर रेडी ही हैं डिस्टर्ब करने के लिए। इसके साथ साथ ट्राइबल सब्सिडी अगर नहीं मिल रही थी तो वो कहाँ जा रही थी, टू स्वेल द इलिसिट गेन्स ऑफ दोज इन पावर और देयर डिपेंडेंट्स। जो पावर में है और जो उनके डिपेंडेंट्स हैं, उनके पास ऑलरेडी पैसा है, वही पैसा और बढ़ाने के लिए क्या कर दिया गया, ट्राइबल सब्सिडीज में भी करप्शन कर लिया गया, लोगों ने खुद ही रख लिया। फ्रिवोलस सॉवरेन, जो सॉवरेन है वो काफ़ी फ्रिवोलस यानी कि सिली माइंडेड है, और उसके वो एक राजा जो खुद ही सिली माइंडेड है, तो वो अपने इर्द गिर्द कैसे लोगों को रखेगा, फ्लैटरर्स को, जो खुद भी सिली माइंडेड है। तो ये लोग जो है ना, बहुत ही कम ध्यान ये लोग दे रहे थे कि माउंटेन के उस पार, पहाड़ों के उस पार क्या चल रहा है, उसको लेकर के कोई मतलब नहीं है। इसका एक एग्जाम्पल जो है यहाँ पर साइट किया गया है कि जो मुगल गवर्नर थे काबुल के, उन्होंने रिपोर्ट किया कि पर्शियन इन्वेजन का एक थ्रेट है। तो खाने के दौरान जो है, जो कि मुस्लिम वाइस रॉय हुआ करते थे डेक्कन के भी, तो इन्होंने कहा कि ये तो बिल्कुल बकवास बात है, और ये बस डर की वजह से ऐसा कह रहे हैं, इसके मन में फियर बैठा हुआ है, इसे हिम्मत नहीं है, ऐसा वैसा कह करके उन्होंने कहा कि बहुत ही रेडिकुलस बात है, पर्शियन इन्वेजन कुछ नहीं हो सकता। जब गवर्नर ने ये रिपोर्ट किया कि सैलरी जो है सोल्जर्स की वो बकाया है, एरियर्स में है पास्ट 5 ईयर्स के लिए, तो उसको बहुत ही इवेजिव रिप्लाईज, टालने के लिए रिप्लाईज भेजे गए। कुछ ऐसे हालात हो रहे थे नॉर्थ वेस्ट की जब नादिर शाह ने जो है आक्रमण किया। बात करें अगर नादिर शाह के बैकग्राउंड की,
तो नादिर कुली उनका रियल नाम था और नादिर कुली का जन्म हुआ था 1688 में तुर्कोमन फैमिली में खुरासन के। उनका बचपन का करियर जो है वो काफ़ी मतलब जद्दोजहद से भरा हुआ था, स्टॉर्मी करियर रहा उनका यूथ में। और ये जो है ये कहीं ना कहीं सेवियर बने पर्शिया के, ठीक है। कि किससे बचा रहे थे ये पर्शिया को? अफगान डोमिनेशन से बचा रहे थे ये पर्शिया को। अफगान जो है, अफगान के लीडर्स का नाम था महमूद, और महमूद के अंदर अफगानों ने क्या कर लिया था, कांधार को पर्शिया से छीन लिया था। और बाद में जो पर्शिया का कैपिटल है इस्फहान, इस्फहान को भी क्या कर लिया था कि महमूद के अंदर अफगान ने कैप्चर कर लिया था पर्शिया से। तो पर्शिया में बहुत ही गड़बड़ हालत हो गए थे, अफगान के रिपीटेड इनकर्जन और अटैक हो रहे थे। नादिर कुली इन हालातों में क्या करते हैं, खुद के ऊपर ये जिम्मेदारी लेते हैं कि वो अपने कंट्री को क्या करेंगे, वो पर्शिया को क्या करेंगे, अफगान रूल से बचाएंगे। अब 1727 में क्या होता है, नादिर जो है वो निशापुर में अफगान को हरा देते हैं और उस एरिया से, निशापुर से अफगान को भगा देते हैं। लेकिन इसके बावजूद क्या होता है कि पर्शिया में कौन है राजा, पर्शिया में राजा है प्रिंस शाह तमस्प। तो शाह तमस्प जो है वो सफाविद डायनेस्टी के रूलर हैं और शाह तमस्प के ओवरलॉर्डशिप को नादिर शाह एक्सेप्ट करते हैं। मतलब वो मानते हैं कि वो सिपाही हैं शाह तमस्प के, राजा अभी भी शाह तमस्प ही हैं। और वो खुद को क्या कहते हैं, कमांडर इन चीफ बताते हैं शाह तमस्प के। और इसके बाद फिर क्या होता है, एक एक करके निशापुर के बाद धीरे धीरे करके पूरे के पूरे पर्शिया को अफगान से वापस से लिबरेट कर देते हैं नादिर कुली। ऐसे में क्या होता है कि शाह तमस्प काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं नादिर कुली के इस काम से, और वो क्या करते हैं, वो नादिर कुली को क्या कहते हैं कि आप भी रूल कर सकते हैं। तो हाफ ऑफ पर्शिया नादिर कुली को दे देते हैं कि आप एकदम फुल सोवरेन की तरह रूल करो, और साथ साथ उनको राइट टू इशू कॉइन भी मिल जाता है। जब यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात यह है कि सिक्का अगर कोई चलाता है तो मतलब उसका उस डोमिनेशन में, उस जोग्राफिकल पार्ट में, जिस जोग्राफिकल पार्ट में कोई सिक्का चला रहा है, मतलब वहाँ पर उसका डोमिनेशन चलता है। तो ये जो है शाह तमस्प ने अलाउ कर दिया नादिर शाह को कि आप जो है, जो हाफ ऑफ पर्सिया जो आपको दिया गया है उसमें आप अपने नाम के सिक्के भी चलवा सकते हैं, जिसका मतलब है कि कहीं ना कहीं कंप्लीट सोवरेन राइट उनको जो है हाफ ऑफ पर्सिया की मिल गई। और 1736 में क्या होता है, 1736 में ये जो सैफविड डायनेस्टी थी, इसके आखिरी रूलर जो है शाह तमस्प, इनकी जो है मृत्यु हो जाती है। और जैसे ही इनकी मृत्यु हो जाती है तो नादिर जो है, वो नादिर कुली जो है वो पूरे के पूरे पर्शिया के क्या बन जाते हैं, रूलर बन जाते हैं। और अब ये क्या करते हैं, अब ये उपाधि ले लेते हैं शाह की, शाह का अर्थ है राजा। तो अब ये नादिर कुली से नादिर शाह बन गए। इसके आगे अगर हम देखें तो नादिर शाह जो है ये कोई मामूली इंसान तो थे नहीं, हम देख सकते हैं कि कुछ नहीं से इन्होंने रैग्स टू रिचेस वाला करियर बनाया। तो नादिर शाह जो है ये काफ़ी एम्बिशियस हैं, बहुत ज़्यादा एम्बिशियस हैं, महत्वाकांक्षी हैं। और ये क्या करेंगे, ये चाहेंगे कि नेबरहुड किंगडम का भी पार्ट आ जाए, मतलब मैं ग्रो करूं नेबर के एक्सपेंस पर। तो नेबरहुड कंट्री के एक्सपेंस पर ये अपना डोमिनेशन बढ़ाने की कोशिश करेंगे। और ऐसे में इनका पहला टारगेट क्या है कि कांधार को ले लिया जाए, पर्शिया में मिला लिया जाए। क्योंकि कांधार जब तक नहीं कॉन्कर करेंगे, पर्शिया में नहीं मिलाएंगे, तो पर्शिया में अशांति बनी रहेगी, पर्शिया के पीस और प्रॉस्पेरिटी को लगातार डिस्टर्बेंस मिलते रहेगा। ऐसे में क्या होता है कि बिना कांधार के कंसेंट के क्या हो सकता है, विदाउट द कॉन्क्वेस्ट ऑफ कांधार द फुल हेरिटेज ऑफ सैफविड कुड नॉट बी सेड टू हैव कम इनटू हिज पोजीशन। तो सैफविड डायनेस्टी, जैसा पहले ही कहा गया कि पर्सिया जो है वहाँ पर सैफविड डायनेस्टी रूल करती थी। और उस समय सैफविड डायनेस्टी का रूल जो है, सपोज ये कांधार है, ये जो शेडेड पोर्शन है, इफ दिस इज कांधार, तो यहाँ पर भी सैफविड डायनेस्टी का रूल चलता था। तो नादिर शाह ने एक एक करके पूरे पर्शिया को तो कहीं ना कहीं इंडिपेंडेंट कर लिया, बट ये जो शेडेड पोर्शन है, दिस इज कांधार, इसको नहीं किया है। तो अभी उनका ये लक्ष्य है कि पूरा का पूरा पर्सिया आना चाहिए, तो इसमें ये कांधार भी आएगा। तो इसलिए उनका पहला लक्ष्य है कि कांधार को भी मिला लिया जाए। सो इसके बाद फिर क्या होता है, नादिर शाह जो है मुगल एम्परर मोहम्मद शाह के साथ क्या करते हैं, एक कहीं ना कहीं एक प्रस्ताव रखते हैं मोहम्मद शाह को कि कुछ लोग जो है अफगान फ्यूजिटिव्स जो हैं वो काबुल में, उनको जो है मतलब कांधार से अगर वो भगाएंगे, लड़ेंगे, तो वो लोग भाग के काबुल में जाकर के शेल्टर ना ले लें।
ठीक है। तो ऐसा करके वो मुगल गवर्नर के साथ क्या, मुगल एम्परर मोहम्मद शाह के साथ क्या करते हैं, एक काइंड ऑफ ट्रीटी कहते हैं कि आप जो है ऐसा करिएगा कि अफगान फ्यूजिटिव जो है, क्योंकि काबुल जो है वो मुगल का है, तो काबुल में अफगान के भगौड़े जो है वो जा करके नहीं बसे, आपका इसका क्या करना है, आपको ध्यान रखना है। बदले में मोहम्मद शाह ने जो है अश्योरेंस दिया कि बिल्कुल भी, नादिर के इन्वॉय को क्या कहा कि बिल्कुल भी काबुल में जो है अफगान भगौड़े को हम नहीं रहने देंगे। लेकिन जब नादिर शाह ने कांधार पर अटैक किया मार्च 1738 में, तो बहुत सारे अफगान के भगौड़े जो है वो काबुल और गजनी में जाकर के उन्होंने शेल्टर ले लिया। अब नादिर शाह ने स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन दिया कि मुगल ट्रीटी को वायलेट नहीं करना है, मुगल के एरिया में नहीं जाना है। तो काबुल और गजनी में नादिर शाह के लोग नहीं आए। तो नादिर शाह अपने ट्रीटी को बहुत ही रिस्पेक्टफुली यहाँ पर क्या कर रहे थे, पूरा कर रहे थे, बट मोहम्मद शाह की तरफ से ट्रीटी का रिस्पेक्ट नहीं किया गया। अब इस वजह से क्या होता है, इस वजह से नादिर जो है वो एक और अपने तरफ से एक और मैसेंजर भेजते हैं दिल्ली में कि कहा जाए कि मतलब वहाँ पर जाकर के बताओ कि मुगल राजा ने ऑलरेडी, मोहम्मद शाह ने ये कहा है कि काबुल में अफगान भगौड़े को नहीं बसने देंगे, तो क्यों जाकर के बस रहे हैं। पर क्या होता है, यहाँ पर मोहम्मद शाह जो है वो कहीं ना कहीं डिसरिस्पेक्ट कर देते हैं इस थर्ड एमिसरी की, और फिर इसके बाद जो है वो नादिर शाह को क्या मिलता है, एक मौका मिल जाता है कि चलो अटैक किया जाए मुगल पर। द indifference with which the Mughal emperor treated the envoys of Nadir Shah and the cruel treatment meted out to the last emissary was made an excuse by Nadir Shah to invade India। जैसा ऑलरेडी कहा कि मुगल एम्परर ने जो है, मोहम्मद शाह ने पहले तो प्रॉमिस कर लिया कि नहीं, आप कांधार पर अटैक करिए और हम काबुल में बिल्कुल नहीं आने देंगे अफगान भगौड़ों को, आप वहाँ पर अटैक करिए, हम नहीं देंगे काबुल में पना। बट फिर काबुल में आ रहे हैं तो फिर नादिर शाह ने जो है वहाँ पर भी अपने ट्रीटी का रिस्पेक्ट किया और वो काबुल में उन्होंने अपने सोल्जर्स को नहीं घुसने दिया, काबुल और गजनी। इसके बाद उन्होंने मोहम्मद शाह को मैसेंजर भेजा, तो मोहम्मद शाह ने मैसेंजर को बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। पहले 2 मैसेंजर्स को तो बिल्कुल ध्यान नहीं दिया, और जो तीसरा मैसेंजर है, लास्ट एमिसरी जो आता है, तो उसको जो है उसके साथ बहुत ही क्रूएल ट्रीटमेंट करते हैं उल्टा। तो ऐसे में क्या होता है, नादिर शाह को एक मौका मिलता है, काइंड ऑफ उनको थोड़ा गुस्सा भी आता है कि उनके रिक्वेस्ट की रिस्पेक्ट नहीं की गई, और इसलिए वो क्या करते हैं, नादिर शाह जो है वो कहीं ना कहीं प्लान बनाते हैं कि अब तो इंडिया को भी इन्वेड करना पड़ेगा। मुगल एम्परर जो है वो हैड इंसल्टेड नादिर शाह बाय डिस्काउंटिंग द प्रैक्टिस ऑफ द एक्सचेंज ऑफ एम्बेसडर्स विद द पर्शियन कोर्ट व्हेन नादिर शाह असेंडेड टू द थ्रोन। इसके साथ साथ एक और गलती जो मुगल एम्परर की तरफ से हुई वो ये था कि जब तक शाह तमस्प पर्शिया के राजा थे, तो मुगल राजा जो है वो अपने एम्बेसडर को भेज रहे थे पर्शिया, वहाँ से एम्बेसडर आ रहे थे इंडिया। लेकिन जैसे नादिर शाह राजा बन जाते हैं पर्शिया के, तो ये जो है अपने एम्बेसडर को पर्शिया भेजना बंद कर देते हैं। हाउएवर इन रिपीटेड गलतियों के बावजूद जो है कहा जाता है कि इट वॉज नॉट कम्प्लीटली मुगल एम्परर्स फॉल्ट, है ना। नादिर शाह के इन्वेजन के पीछे के कारण कुछ और भी थे। सबसे पहली बात तो नादिर शाह काफ़ी एम्बिशियस, महत्वाकांक्षी थे, और वो चाहते थे कि उनका एम्पायर बढ़े एट द कॉस्ट ऑफ अदर। पहली बात तो यही थी। और दूसरी तरफ एपरेंट वीकनेस जो मुगल एम्पायर की थी ना, जो दिख रही थी, काफ़ी इजीली दिख रही थी कि मुगल एम्पायर जो है अब वो अकबर के ज़माने का मुगल एम्पायर नहीं रहा, इट इज़ नो मोर स्ट्रॉन्ग। या फिर औरंगजेब के भी टाइम पे स्ट्रॉन्ग था, तो अभी वो स्ट्रॉन्ग नहीं है, ये एपरेंटली दिख रहा था, बहुत ईजिली दिख पा रहा था। और नादिर शाह साथ साथ जो है उन्होंने भारत के फैबुलस वेल्थ के बारे में पढ़ लिया था, तो इस वजह से उनको कहीं ना कहीं लालच भी आया। और इन सारे चीज़ों के ऊपर से क्या हुआ कि भारतीय अमीर, इंडियन अमीर्स जो थे या इंडियन नोबेल्स जो थे, तो उन्होंने बार बार जो है नादिर शाह को इनवाइट किया कि आप इंडिया आइए। तो इससे नादिर शाह को पता चल गया कि इनमें आपसी फूट है पहली तो, और इस वजह से क्या है कि मुगल एम्पायर कम्प्लीटली डिसरप्ट हो चुका है, बर्बाद हो चुका है, क्योंकि इनमें तो आपसी फूट ही है। और बहुत सारे अमीर ने, बहुत सारे नोबेल ने, मंत्रियों ने जो है वो नादिर शाह को इनवाइट किया कि आप आइए और इंडिया इन्वेड कर लीजिए, आप आइए और इंडिया इन्वेड कर लीजिए। तो इससे जो है ना वो कंफर्म हो गए कि अगर वो इंडिया में आकर के इन्वेड करते हैं तो उनको कोई टफ रेजिस्टेंस नहीं मिलेगा। नादिर शाह जो है उन्होंने क्या किया, वो गजनी में वो एंटर किए 11 जून 1738 में।
और फिर गजनी में एंटर करके उन्होंने फिर काबुल को कैप्चर किया 29 जून को। नादिर शाह का इससे पहले हम ये जान सकते हैं कि नादिर शाह ने ना एक रेप्यूटेशन अर्न किया था मर्सीफुल एनिमी का, मतलब जो अपने दुश्मन पर भी मर्सी कर दे। एक लिबरल मास्टर की भी उनकी रेप्यूटेशन थी। तो इन सारे प्रलोभन की वजह से क्या होता है ना कि जो कि मतलब जो डेजर्टर है, जो छोड़ भी रहे, तो उनको भी इंड्यूसमेंट दे रहे हैं, प्रलोभन दे रहे हैं, प्रोत्साहन कर रहे हैं। तो लोगों को लगता था कि लड़ने से मुगल गवर्नर्स जो काबुल के थे या फिर गजनी के थे, उनको बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिल नहीं रहा था मुगल एम्परर से। तो ऐसे में उनको लगा कि इससे बेटर तो यही है कि नादिर शाह तो काफ़ी लिबरल मास्टर है भाई, ये तो कुछ ना कुछ हेल्प भी कर देगा शायद हमें, अगर हम इसके साथ लॉयर रहें तो शायद हमें वापस से जो हमारा पोजेशन है वो हम ही को दे दे। तो क्या होता है कि काबुल के जो मुगल गवर्नर हैं वो बिना लड़े ही नादिर शाह को सरेंडर कर देते हैं, और नादिर शाह जो है उनको माफ़ भी कर देते हैं और उनको काबुल और पेशावर दोनों का वाइस रॉय बना देते हैं उनके ईमानदारी या उनके लॉयलिटी के बदले में। इसके बाद जो है इंदस को नादिर शाह जो है क्रॉस करते हैं एटॉक की तरफ से। एटॉक जो है ना ये पाकिस्तान, प्रेजेंट डे पाकिस्तान की एक डिस्ट्रिक्ट है। अगर हम देखना चाहें मैप में तो ये आपको ग्रीन में जो दिख रही है ये प्रेजेंट डे पाकिस्तान की मैप है, एंड द रेड वन दिस इज एटॉक। तो क्या होता है, इधर से होते हुए, एटॉक से होते हुए वो इंडस क्रॉस करते हैं और इंडिया की तरफ आ रहे होते हैं नादिर शाह। फिर नादिर शाह ने जो है एटॉक को क्रॉस किया और इजीली डिफीट कर दिया लाहौर के गवर्नर को, क्योंकि ऑलरेडी हमने बोला कि नॉर्थ वेस्ट का डिफेंस काफ़ी वीक था, बिल्कुल ट्राइबल लोग तो एकदम अगेंस्ट ही थे, तो वो भी पेसिफाइड नहीं थे, और इसके साथ साथ गैरिसन्स प्रॉपरली मेंटेन्ड नहीं था। तो क्या हो गया, लाहौर के गवर्नर को बड़े आसानी से नादिर शाह ने हरा दिया, और हराने के बाद क्या किया, उसको बहुत ही काइंडली ट्रीट किया। तो इस काइंड ट्रीटमेंट की वजह से नासिर खान की तरह, नासिर खान कौन है, ये काबुल के गवर्नर है, तो नासिर खान की ही तरह लाहौर के भी गवर्नर क्या करेंगे, वो नादिर शाह के तरफ से दिल्ली की तरफ मार्च करेंगे। मतलब नादिर शाह के तरफ हो गए वो, और अब वो भी नादिर शाह की तरफ से दिल्ली पर अटैक के लिए रेडी हैं। इसके बाद क्या होता है, बैटल ऑफ करनाल होता है 24 फरवरी 1739 में। नादिर शाह जो है वो बहुत ही स्पीडली, बड़े ही रैपिड मूवमेंट के साथ दिल्ली की तरफ आते हैं, और इससे जो है मुगल गवर्नर, मुगल एम्परर जो हैं वो अब अलार्म हो रहे हैं कि ये क्या हो गया। एम्परर जो है वो हड़बड़ में 80,000 आर्मी गैदर करते हैं। 80,000 आर्मी में जो है निज़ामुल मुल्क और कमरुद्दीन खाने दौरान भी जो है वो डेक्कन के ही वाइसरॉय हैं मुगल के। तो निज़ामुल मुल्क जो है हमने ऑलरेडी पढ़ा कि उन्होंने जो है हैदराबाद में एक अलग प्रिंसिपैलिटी बना ली थी, जो मुगल से कहीं ना कहीं ऑटोनॉमस हो चुका था। तो इनके मदद से जो है मुगल एम्परर जो है वो नादिर शाह को ये कन्फ्रंट करने की कोशिश करते हैं। सादत खान ने जो है इसने भी ज्वाइन कर लिया, जो कि अवध के गवर्नर थे। मुगल साइड की वीकनेस जो है ना ये बहुत ही इजीली क्लियर थी। इनफैक्ट क्या हो रहा था यहाँ पर, केस क्या था, मुगल के साइड की वीकनेस क्या थी ना, ये काफ़ी इजीली क्लियर थी। नादिर शाह को समझ में आ गया कि मुगल साइड वीक है, क्योंकि वीकनेस जो है वो इस तरीके से एक्सपोज हो गई कि नादिर शाह जो मुगल साइड जो है ना, ये इनके पास कोई नॉलेज नहीं था नादिर शाह कहाँ हैं, कैसे आ रहे हैं। जब तक नादिर शाह के एडवांस गार्ड जो है उन्होंने बैगेज ट्रेन को नहीं अटैक कर दिया सादत खान के। फर्दर देयर वाज नीदर एनी जनरल प्लान ऑफ एक्शन नॉर एन अग्रीड लीडर। तो जैसा कि हमने ऑलरेडी बात किया कि निज़ामुल मुल्क भी सपोर्ट कर रहे हैं, खाने दौरान भी सपोर्ट कर रहे हैं, कमरुद्दीन भी सपोर्ट कर रहे हैं, सादत खान भी ज्वाइन कर रहे हैं, और मुगल एम्परर तो है ही। तो ये सबके अलग अलग प्लान है, और कोई भी अग्रीड लीडर नहीं है कि हम इसके प्लान को मानेंगे, ऐसा कुछ नहीं। तो बैटल ऑफ करनाल जो है ये बस 3 घंटे का बैटल है। 3 घंटे के अंदर क्या होता है, खाने दौरान जो है वो सबसे पहले ही फेल्स फाइटिंग इन द बैटल फील्ड, और जो सादत खान है उनको नादिर शाह जो है वो प्रिजनर बना लेते हैं। बात करें अगर निज़ामुल मुल्क की, तो उन्होंने जो है पीस मेकर का रोल प्ले किया इस पूरे बैटल ऑफ करनाल में। तो फाइनली ही एक्टेड एज अ पीस मेकर, और इट वाज अग्रीड दैट नादिर वुड गेट 50 लाख ऑफ रुपीज़। तो नादिर को जो है 50 लाख रुपए मिलेंगे, 20 लाख झट से मिलेंगे, और 30 लाख जो है वो 10-10 लाख के इक्वल इंस्टॉलमेंट में मिलेंगे। सबसे पहले लाहौर में देना है, फिर एटॉक में और काबुल में, ठीक है।
तो लाहौर जब वो पहुंच जाएंगे तो उनको 10 लाख मिल जाने चाहिए, फिर वो अटॉक चले गए तब तक 10 लाख और फिर काबुल पहुंचते पहुंचते 10 लाख और, तो ऐसे करके टोटल उनको जो है 50 लाख रुपए मिलेंगे। एम्परर जो है और मुगल एम्परर जो है वो इतने प्लीज्ड हो गए इनके निज़ामुल मुल्क के रोल से कि ये कहीं इनको जो है क्या कर दिया गया, मीर बख्शी यानी कि कमांडर इन चीफ की ऑफिस दे दी गई, जो कि खाने दौरान के डेथ के बाद, इस बैटल में जब खाने दौरान की डेथ हो गई, हमने ऑलरेडी बात किया कि खाने दौरान जो है वो वाइस रॉय ऑफ डेक्कन थे और मुगल गवर्नर भी थे, कमांडर इन चीफ भी थे मीर बख्शी। तो जब इनकी डेथ हो गई तो झट से मुगल एम्परर ने क्या किया, निज़ामुल मुल्क को जो है मीर बख्शी की ऑफिस दी। नादिर जो है इसके बाद दिल्ली में जो नादिर की मार्च थी वो कैसी रही नहीं रही, तो सेल्फिशनेस एंड म्यूचुअल राइवलरीज ऑफ मुगल नोबल्स प्लेड हैवॉक एट दिस स्टेज। तो यहाँ पर जो सेल्फिशनेस और म्यूचुअल राइवलरी है कि आपस में इतना लड़ रहे हैं ना, इस वजह से जो नादिर शाह की अटैक रही दिल्ली पर वो बहुत ही उसने बवंडर क्रिएट कर दिया। सादत खान जो कि औध के गवर्नर थे, इन्होंने जो है ही हैड कोवेटेड द ऑफिस ऑफ मीर बख्शी, was so greatly disappointed at the conferment of the post on the Nizam that he sought a meeting with Nadir and told him that he could easily secure 20 crore of rupees only if he would proceed to Delhi। तो यहाँ पर क्या होता है कि सादत खान जो है इनको बहुत ही जेलसी हो जाती है कि निज़ामुल मुल्क को क्यों दे दिया मीर बख्शी का पोस्ट, और इस बात से ये इतने खफा हो जाते हैं कि ये क्या बोलते हैं कि ये नादिर शाह को जाकर के पर्सनली मीट करते हैं और बोलते हैं कि आपको 20 करोड़ रुपया मैं दे दूंगा, अगर आप जो है अगर आप दिल्ली चले जाएंगे तो आपको 20 करोड़ रुपए मिल जाएंगे। आप क्या ये 50 लाख रुपए में सेटिस्फाई कर रहे हैं खुद को। नादिर जो है हैड already obtained sufficient information about the state of मुगल politics from the निज़ाम। नादिर को ऑलरेडी निज़ामुल मुल्क से पता चल गया था कि मुगल पॉलिटिक्स कैसी चल रही है, जब वो निज़ामुल मुल्क से पहले ही मिल चुके थे। तो उन्होंने जो है had asked him why in spite of the presence of brave men like him the Marathas captured large territory of the empire। उन्होंने ऑलरेडी पूछ लिया था निज़ामुल मुल्क से कि आप जैसे लोग हैं ऑलरेडी मुगल एम्पायर में प्रेजेंट, तो इसके बावजूद मराठा जो है वो इतना, जैसे गुजरात मालवा ये सब कैसे कैप्चर कर पा रहे हैं, ये सब कैसे अटैक कर दिया, मुगल से कैसे ले लिया। तो निज़ाम ने जो है प्लेनली उनको ये बताया कि कोर्ट फैक्शन, मतलब कोर्ट में जो बंटवारा हो चुका है ना, इससे ग्रेट कन्फ्यूजन क्रिएट हो चुका है। इस वजह से निज़ाम ने ये कहा कि इसी वजह से उन्होंने भी कोर्ट को छोड़ दिया है और वो डेक्कन चले गए थक हार के। ऐसे में नादिर जो है उसने जो है उसको सच्चाई का पता चल गया कि जब जो भी निज़ाम ने कहा था कि कोर्ट में जो है ना बहुत बंटवारा है, आपस में ही लोग लड़ते रहते हैं, तो जब सादत खान ने अप्रोच किया ना कि आप क्या 50 लाख में एंड कर रहे हैं, आपको तो मैं 20 करोड़ दिलवा दूंगा अगर आप दिल्ली तक चढ़ें, तो नादिर शाह का जो भी निज़ामुल मुल्क ने नादिर शाह से कहा था वो उनको पक्का हो गया कि अरे हाँ, कोर्ट में तो काफ़ी बंटवारा है ऑलरेडी। इसके बाद फिर क्या होता है कि नादिर शाह जो है इन सारे ऑब्जर्वेशंस के बाद उनको लगता है अरे कोर्ट फैक्शन तो है ही, सादत खान मुझे अप्रोच कर ही रहे हैं कि दिल्ली तक जाओ तो 20 करोड़ मिल जाएंगे, निज़ामुल मुल्क ने कंफर्म कर ही दिया है कि आपस में काफ़ी ज़्यादा फूट है। तो नादिर शाह जो है ये डिसाइड करते हैं कि ये दिल्ली जाएंगे और 20 मार्च 1739 में ये दिल्ली पहुंच जाते हैं। दिल्ली में क्या होता है, खुतबा पढ़ा जाता है इनके नाम पे। खुतबा इज़ व्हाट, कि जब कोई भी मुस्लिम सॉवरेन कहीं पर जाकर के कंट्रोल करता है किसी दूसरे रीजन में, तो फिर उसको दिखाना है कि वो सबसे वहाँ पे पावरफुल है, तो ये एम्बलम ऑफ सॉवरेनिटी होता है खुतबा। तो खुतबा रीड किया गया और कॉइन्स तो हर राजा ही स्ट्रक कराते हैं अपने नाम पे, ये दिखाने के लिए कि ये एरिया मेरे कंट्रोल में था। तो कॉइन भी स्ट्रक कराया गया। तो आप देख सकते हैं कि 20 मार्च 1739 को सिंबॉलिकली मुगल एम्पायर जो है वो खत्म हो गया है और पर्शियन एम्पायर शुरू हो चुकी है। 22 मार्च को क्या होता है ना, एक रूमर फैल जाता है, ठीक है। अब रूमर क्या फैलता है कि नादिर शाह की डेथ हो गई। अब ऐसे में क्या होता है, लोगों को बहुत ज़्यादा 2 दिन के अंदर ये रूमर फैल गया कि नादिर शाह की डेथ हो गई। लोग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो गए दिल्ली के, और सब जो है स्ट्रीट्स पर आने लगे और नादिर शाह के लोगों को मारना स्टार्ट कर दिया। अब वहाँ क्या होता है, आर्मी में भी प्रॉपर इन्फॉर्मेशन नहीं फैल पाई, तो इनके भी सोल्जर्स जो है काफ़ी डिजार्टेड भी हो गए कुछ, और लोगों ने एक्साइटमेंट में 700 सोल्जर्स को मार दिया नादिर शाह के। इसके बाद नादिर शाह ने अपने वो जो काइंड वाला जो इनका इमेज था वो छोड़ा, और इन्होंने क्या कहा कि एक हत्याकांड का काइंड ऑफ ऑर्डर दे दिया कि जनरल मैसैकर कर दो।
और ये इतना ज़्यादा ब्लडी रहा ये मैसेकर, 30,000 लोग एस्टिमेटेड हैं कि उनको जो है उनको काट दिया गया था, 30,000 लोगों को। और मोहम्मद शाह ने फाइनली जो है सॉलिसिटेट किया, उनके सॉलिसिटेशन पे, उनके रिक्वेस्ट पर, उनकी प्रार्थना पे जो है नादिर शाह ने अपने लोगों को कहा कि अब ये काटना वगैरह सब बंद। अब रिटर्न ऑफ नादिर शाह कैसे हुआ? तो नादिर शाह जो है वो दिल्ली में 2 महीने तक रहे। उन्होंने मैक्सिमम पैसा लूटने की कोशिश की, कलेक्ट करने की। बूटी इज वॉर टैक्स, तो उन्होंने मैक्सिमम बूटी कोशिश की कि वो दिल्ली से कलेक्ट करें। ही लेड ऑल द नोबेल्स एंड इवन द जनरल पॉपुलेशन अंडर कॉन्ट्रीब्यूशन, सबसे लिया कॉन्ट्रीब्यूशन। सादत खान जिन्होंने कहा था कि आप दिल्ली तक पहुंच जाइए, आप यहाँ 50 लाख में क्यों सेटल कर रहे हैं, दिल्ली जाइए आपको 20 करोड़ मिलेगा। तो सादत खान को कहा गया कि आपको तो मार दिया जाएगा, फांसी दंड हो जाएगा अगर आप 20 करोड़ नहीं देते हैं तो सादत खान जो कि मेन विलन है यहाँ पर, पीस तो ऑलरेडी हो चुकी थी, जैसा हमने ऑलरेडी देखा कि निज़ामुल मुल्क ने 50 लाख में ही पीस कर दिया था कि जो 3 इंस्टॉलमेंट में 20 लाख इमीडिएटली पे करना है और 3 इंस्टॉलमेंट लाहौर, अटॉक और ऐसे करके देना है काबुल में, तो 10 लाख करके। तो मेन विलन यहाँ पे सादत खान थे। उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, दिल्ली तक चलिए, हम आपको आराम से 20 करोड़ दिलवा देंगे। तो नादिर शाह ने कहा कि अगर आप 20 करोड़ नहीं देते हैं तो आपको क्या मिलेगा, आपको कॉर्पोरल पनिशमेंट मिलेगा। अभी क्या होता है, दिस इज लॉ ऑफ कर्मा। तो सादत खान के साथ क्या होता है कि अब उन्होंने गलत किया तो उनके साथ भी हुआ। तो सादत खान जो है वो काफ़ी हेल्पलेस हो गए, क्योंकि उन्हें भी पता था 20 करोड़ अब कहाँ से देंगे। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने जहर खा करके अपने जीवन का समाप्ति कर दिया, उन्होंने लाइफ को एंड कर दिया। सादत खान के जो सक्सेसर थे, जो नेक्स्ट पीढ़ी है, सफदरजंग, इन्होंने 2 करोड़ रुपए दिए सादत खान के बदले एज अ कॉन्ट्रीब्यूशन। और ये बूटी जो है नादिर शाह जो दिल्ली से कलेक्ट किए थे वो 30 करोड़ के लगभग हो गई रुपीस। इस 30 करोड़ के रुपीस में मतलब कैश भी थे, कैश के अलावा ज्वेलरीज, गोल्ड, सिल्वर, 100 हाथी, 7,000 घोड़े, 10,000 ऊंट, 100 यूनक इज लाइक ट्रांसजेंडर्स आप कह सकते हैं, एग्जैक्टली जिनका मतलब इंटरेस्ट होता है, अगर मेल हैं तो मेल में इंटरेस्ट है, वैसा करके तो उनको यूनक कहा जाता है। 130 राइटर, 200 स्मिथ, ब्लैक स्मिथ हो गए, गोल्ड स्मिथ हो गए जैसे भी, 300 मैसन्स और बिल्डर्स को, 100 स्टोन कटर और 200 कारपेंटर। अबव ऑल इनके साथ साथ नादिर शाह जो है वो क्या ले गए, जो सबसे ज़्यादा टॉक ऑफ द टाउन है वो है पीकॉक थ्रोन ऑफ शाहजहान। ये पीकॉक थ्रोन जो है ना, ये काफ़ी महंगा था, इसकी बहुत इलेबोरेट डिस्क्रिप्शन है, बहुत सारे मेडाइवल सेंचुरीज़ के अगर आप बुक पढ़ते हैं मेडाइवल हिस्ट्री के, तो आप पीकॉक थ्रोन के डिस्क्रिप्शन के बारे में जानेंगे कि ये कितने सारे जेम्स से जो है ये बनाया गया था। एंड इट वाज ऑलमोस्ट 1 करोड़ ऑफ रुपीज़ तो अकेले इस पीकॉक थ्रोन का कॉस्ट था, और ये भी लेकर के गए। मुगल एम्परर को जो है वो उन्होंने, नादिर शाह ने जो है कहीं ना कहीं फोर्स किया कि रॉयल प्रिंसेस जो हैं, मतलब जो राजकुमारियां हैं, उनकी शादी करा दी जाए नादिर शाह के बेटे नसीर अल्लाह मिर्ज़ा से। तो रॉयल प्रिंसेस जो है, जो राजकुमारी है, सॉरी राजकुमारियां कह दिया, तो जो राजकुमारी है उसकी शादी जो है नादिर शाह के बेटे नसीर अल्लाह मिर्ज़ा से करा दी गई फोर्सफुली। मोहम्मद शाह जो है इन्होंने भी सरेंडर कर दिया नादिर शाह को मुगल प्रोविंसेस जो भी वेस्ट ऑफ इंदस के थे, जो भी मुगल प्रोविंस थे वेस्ट ऑफ इंदस के, कश्मीर और सिंध को इंक्लूड करते हुए सारा का सारा नादिर शाह को मिल गया। ठट्टा के सूबा को और फिर उसके साथ साथ जो पोर्ट्स थे जो उस एरिया में थे, वो सब के सब जो है पोर्ट्स, ठट्टा का सूबा, कश्मीर, सिंध और इंदस के सारे वेस्टवर्ड साइड के जो भी मुगल प्रोविंसेस हैं, सब के सब किसको दे दिए गए, नादिर शाह को दे दिए गए। इसके साथ पंजाब के जो गवर्नर थे उन्होंने ये अग्री किया कि वो नादिर को 20 लाख रुपया सालाना जो है वो टैक्स देंगे, ताकि पर्शियन लोग जो हैं वो क्या करें, वो लेफ्ट ईस्ट ऑफ इंदस से अपना गैरिसन हटा लें, अपने सोल्जर्स हटा लें। इसके बदले में वो 20 लाख रुपए सालाना टैक्स लेंगे, और ऐसा पंजाब के गवर्नर को अग्री करना पड़ा। नादिर जो है उन्होंने अपने पार्ट पे क्या किया, अब इतना सारा पैसा 30 करोड़ ले लिया, पीकॉक थ्रोन लेकर के जा रहे हैं, इतना सारा लैंड ले लिया, तो बदले में कहा मोहम्मद शाह को कि चलो अब आप बन सकते हो वापस से एम्परर, क्योंकि नादिर शाह जो है उन्होंने पर्शियन एम्पायर स्टैब्लिश कर लिया था दिल्ली में, तो वो कहते हैं नहीं ठीक है आप बन जाओ एम्परर वापस से, इतना सारा तो पैसा ले ही लिया। उनका मेन एम्बिशन पैसा लेना था ताकि वो फर्दर और भी कॉन्क्वेस्ट कर सके, तो उन्होंने पैसा लिया मुगल एम्पायर से।
और एक बार वापस से खुतबा और कॉइन जो है वो मोहम्मद शाह के नाम पर रिलीज किया गया और खुतबा उनके नाम पर पढ़ा गया। दिल्ली छोड़ने से पहले नादिर शाह ने मोहम्मद शाह को एडवाइस भी दी और मोहम्मद शाह की जो भी प्रजा है उनको कहा कि आप जो है आप अपने राजा को ओबे करिए, मोहम्मद शाह ही आपके राजा हैं तो आप इनको ओबे करिए। और उन्होंने जो है मोहम्मद शाह को कहा कि जब भी आपको ज़रूरत पड़ेगी तो आपको जो है मैं मिलिट्री सपोर्ट भी दूंगा। तो दिस इज ऑल अबाउट नादिर शाह इन्वेजन। इन द नेक्स्ट वीडियो हम जो है नादिर शाह के एक चेले हैं जो वापस से वो भी आएंगे इंडिया और वो बहुत बार आएंगे इंडिया पर अटैक करेंगे, अहमद शाह अब्दाली नाम है, तो इनके बारे में पढ़ेंगे, थर्ड बैटल ऑफ पानीपत के बारे में पढ़ेंगे। टू स्टडी स्टे ट्यून्ड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।